फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फॉर यू। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैं अभी काफ़ी लेट से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि रमज़ान के वक्त में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी रमज़ान में, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट मैं अब रेगुलर हो जाऊँगा और रेगुलर वीडियोस आएंगी, रेगुलर लेक्चर्स पोस्ट होंगे यूट्यूब पे डेली बाय डेली। सो मुझे आशा है कि आपको सारे पिछले लेक्चर समझ में आ रहे होंगे इवोल्यूशन के, जैव विकास के। तो उसी क्रम में मैं आज नया लेक्चर लेके आया हूँ जिसे हम लोग हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है। सो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगे तो आप प्लीज़ हिट द लाइक बटन। प्लीज़ आप इस लेक्चर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में आप अपना क्वेश्चन, सवाल या फिर जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत क्या है? देखो, मैं इस सिद्धांत को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो इस हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को समझने में आपको आसानी होगी। क्लियर? देखो, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को समझने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। उनको यही नहीं समझ में आता है कि इसमें हमको पढ़ना क्या है और समझना क्या है, क्या याद रखना और क्या भूलना है। क्लियर? तो देखो, मैं आपको काफ़ी इजी वे में बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत के बारे में। तो मैं उस बातों को आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं लेक्चर अच्छे से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बेसिक चीज़ अगर मालूम हो तो आपको हायर लेवल की चीज़ें याद रखने में और समझने में काफ़ी आसानी होती है। सो देखिए, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत जो है ना, इसमें ये दो साइंटिस्ट हैं, हार्डी और वेनबर्ग। इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर जैव विकास के बारे में बताया था कि जैव विकास में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन इवोल्यूशनरी है, मतलब जो जैव विकासीय नहीं है, जिनका विकास नहीं हो सकता है, या फिर कब आप कह सकते हैं कि विकास नहीं हुआ। ठीक है। तो इट मीन्स कि मैंने आपको पहली बात बताई कि यह सिद्धांत इस चीज़ को डील करता है कि इस सिद्धांत से यह पता चलता है कि जैव विकास कब नहीं होगा, जैव विकास कब नहीं होगा। तो ये हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत डील कर देता है। ठीक है। तो देखो, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत में हार्डी वेनबर्ग ने आबादी की बात की थी, पॉपुलेशन। ठीक है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में मीन्स क्या होता है? आबादी, जनसंख्या। अब बताइए, आबादी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं आबादी? आबादी कहते हैं किसी एक स्थान पर रहने वाले जीवों के समूह को। ठीक है। तो किसी एक स्थान पर रहने वाले एक समान जीवों को जो अपने जाति के अंदर प्रजनन कर सके, है ना, उसे ही कहते हैं हम आबादी। क्लियर? जनसंख्या। तो एक स्थान पर रहने वाले जितने भी जीव होते हैं ना, उन्हीं सभी को कहते हैं हम आबादी। तो मान लो कि इस एक स्थान पर कुछ जीव हैं, ये कुछ जीवों की आबादियां हैं यहाँ पे। ठीक है। ये जीव हो गए, ये एक स्पीशीज के हैं, एक ही जाति के जीव हैं, ये अलग अलग जाति के नहीं हैं। तो और आबादी भी उन्हीं से बनती है। एक ही जाति के जीव जब एक स्थान पर इकट्ठे रहते हैं, अंतर प्रजनन करते हैं, तो इसे ही कहते हैं हम आबादी। तो आई होप कि पॉपुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। आबादी, आबादी किसे कहते हैं? किसी एक स्थान पर रहने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को हम कहते हैं आबादी। जैसे कि इंसान है, इंसान एक मोहल्ले में रहते हैं ना, भले ही वो किसी भी कास्ट के हो, धर्म के हो, किसी भी रंग के हो, अमीर हो, गरीब हो, इट डजेंट मैटर। ये तो फिजिकल चीज़ है, तो बाहरी चीज़ है ना, जाति, धर्म, रंग। लेकिन जाति के आधार पर कौन सी जाति है?
इंसान ही तो हैं। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया आबादी क्या है। तो पहली चीज़ आपको पॉपुलेशन क्लियर होनी चाहिए। तो पॉपुलेशन समझ में आ गया। सेकंड चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है एलील। एलील क्या है? देखो, आबादी है, आबादी में जीव है, तो उन जीवों के अंदर कोई ना कोई तो लक्षण होगा ना। हम खुद अपने शरीर को देखें, हमारा शरीर है, हमारे शरीर में कई सारे लक्षण हैं। तो लक्षण को रिप्रेजेंट करने के लिए, लक्षण को दिखाने के लिए एलील्स होते हैं। क्या होते हैं? एलील्स होते हैं। तो लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए क्या होते हैं? एलील होते हैं। एलील के वजह से ही हमारे लक्षण प्रदर्शित होते हैं हमारे शरीर में। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि किसी के आँख का रंग ब्राउन है, किसी के आँख का रंग क्या है? ब्राउन है। तो ब्राउन रंग उसकी आँख का लक्षण है, और जिस वजह से हमें उसकी आँख ब्राउन नज़र आ रही है वो क्या फैक्टर है? एलील है। एलील के वजह से ही हमें उसकी आँखें ब्राउन दिख रही हैं। तो एलील समझ में आया क्या है? एलील लक्षणों को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। और याद रखो, एक लक्षण के लिए दो एलील होते हैं। एक लक्षण के लिए कितने एलील होते हैं? दो। तो जो बातें मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, इसको आपको याद रखने होंगे, क्योंकि तभी आपको आगे समझ में आएगा। और तो देखिए क्या है, सबसे पहले आपको समझ में आ गई पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन मतलब आबादी। आबादी किसे कहते हैं? किसी एक स्थान पर एक ही जाति के जीवों के समूह को हम कहते हैं आबादी। अब आबादी है तो उस आबादी के अंदर जो जीव है उसमें कोई ना कोई लक्षण तो ज़रूर होगा। तो हर लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए कितने एलील होते हैं? एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए कितने एलील होते हैं? दो। तो लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए क्या होते हैं, तो लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए एलील होते हैं। एलील एलील होते हैं, ठीक है। और एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए दो एलील्स होते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे किसी के आँख का रंग के बारे में बताया। तो किसी के आँख का रंग ब्राउन है, किसी की आँख का रंग ब्राउन है, तो उस ब्राउनिश को दिखाने के लिए कितने एलील होंगे? दो। किसी का बाल काला है, किसी का ब्राउन है बाल, तो किसी के बाल काले हैं तो उस काले बाल को दिखाने के लिए उसके शरीर में कितने एलील होंगे? दो एलील होंगे। क्लियर है? तो अब मान लो कि यहाँ पर एक आबादी है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे कितनी आबादी है? कितने जीवों की एक आबादी है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। 8 जीव हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 8 जीव हैं, तो के आठों जीव में अगर टोटल एलिल्स की गणना करें तो कितने हो जाएंगे? बताइए। अभी मैंने आपको बताया एक जीव का मान लीजिए एक लक्षण, एक जीव का एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए कितने एलील होंगे? दो। तो 8 जीवों के लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए कितने एलील चाहिए? 8 इंटू 2 इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे? 16, ठीक है। तो 16 एलील्स हैं यहाँ पे। कितने एलील्स हैं? 16 एलील। समझ में आ रहा है ना? मैंने आपको पिछले अभी जस्ट मैंने बताया कि एलील किसे कहते हैं। एलील क्या है? एलील लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए दो एलील्स होते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्थान है और इस स्थान पे 8 जीवों की एक आबादी है। तो 8 जीवों की आबादी है तो टोटल कितने एलील्स हो जाएंगे? अगर एक लक्षण के लिए दो एलील, तो 8 लक्षण के लिए कितने एलील? 16। 16 एलील्स हैं। तो आपको समझ में आ गई एलील और आबादी क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं सिद्धांत पे कि सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको आबादी और एलील को समझा दिया। तो आई होप कि आपको आबादी और एलील समझ में आ गए होंगे। आबादी क्या होता है? एक स्थान पर रहने वाले एक जाति के जीव के समूह को आबादी कहते हैं। और उन आबादी में जो जीव रहते हैं उसमें कोई ना कोई तो लक्षण ज़रूर होगा। तो लक्षण को प्रदर्शित करने वाले को हम कहते हैं क्या? एलील। तो एक लक्षण के लिए कितने एलील होते हैं? दो एलील होते हैं। तो मान लो कि एक आबादी है उसमें 8 लोग हैं,
तो कितने एलील हो जाएंगे? 16, क्योंकि एक आदमी एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए 2 एलील, तो 8 के लिए कितने हो जाएंगे? 8 दूना 16। ठीक है, तो देखिए हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत क्या कहता है। हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को हम लोग संतुलन सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलन सिद्धांत कहते हैं। अब इस सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी आबादी की एलील अस्थायी हो, यदि किसी आबादी की एलील क्या हो? स्थायी हो, और पीढ़ी दर पीढ़ी इस एलील में कोई बदलाव ना हो, तो उस आबादी की जीन पूल भी क्या होती है? नियत रहती है। और जिस आबादी की जीन पूल नियत होगी, उस आबादी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, कोई भी विकास नहीं होगा, उस जीव के अंदर कोई भी अडेप्टेशन नहीं होगा, कोई भी अनुकूलन नहीं होगा, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही चलती चली जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत क्या कहता है? हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत क्या कहता है? तो यदि किसी आबादी की एलील अस्थायी हो और पीढ़ी दर पीढ़ी इस एलील में कोई भी बदलाव ना हो, तो उस आबादी की जीन पूल भी क्या होगी? नियत होगी। एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग समझते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक आबादी है, एक आबादी में 8 लोग हैं, तो टोटल कितने एलील हो गए? टोटल एलील हो गए 16, क्योंकि एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए 16 एलील, एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए 2 एलील होते हैं, तो यहाँ पे 8 लोग हैं, तो टोटल एलील कितने हो जाएंगे? 16। मान लो कि जो 8 जीव हैं, इसके आँख का रंग ब्राउन है। ठीक है, आँख का रंग कैसा है? ब्राउन है। अब हुआ क्या? इन्होंने जनन किया। जनन करने के बाद 8 और संतान उत्पन्न हो गए। जनन करने के बाद 8 और संतान उत्पन्न हो गए, तो 8 पहले 8 पेरेंट्स 8 संतान कितने हो गए बताइए? 16। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के इस आबादी में कितने जीव हो गए? 16, क्योंकि 8 पहले से थे और 8 संतान उत्पन्न हो गए, तो टोटल कुल मिला के कितना हो गया? 16 संतान हो गए। 16 इस आबादी में जीव हो गए, तो 16 जीव हो गए। तो हार्डी वेनबर्ग के अनुसार अगर पेरेंट्स के ही एलील उनके संतानों में भी चले जाएं, पेरेंट्स के ही एलील उनके संतानों में ही चले जाएं बिना बदले हुए, तो उनके जीन पूल भी क्या होंगी? नियत होगी। जीन पूल किसे कहते हैं? एक आबादी में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं ना, उनके सभी के जीनों का काउंटिंग, टोटल काउंटिंग ही कहते हैं क्या? जीन पूल कहते हैं उसको। ठीक है, उसको कहते हैं जीन पूल। तो यहाँ पे 8 लोग थे पहले से, 8 संतान उत्पन्न हो गए, तो 16 जीव हो गए टोटल। और पेरेंट्स जो थे, माता पिता थे, उनकी आंखों का रंग कैसा था? ब्राउन था। तो एक कलर के लिए कितने एलील हो जाएंगे? 2 एलील हो जाएंगे। तो अब 8 लोग थे, तो एलील कितना था? 16। तो अब 16 लोग हो गए, तो एलील कितने हो जाएंगे? 32 दुगने होंगे, क्योंकि एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए 2 एलील्स होते हैं। ठीक है, तो अब तो माता पिता की आंखों का रंग भी ब्राउन ही था, और बच्चों की आंखों का रंग भी क्या हो गया? ब्राउन हो गया। जैसा कि यहाँ पे हार्डी वेनबर्ग संतुलन के अनुसार बताया गया है कि एलील क्या हो? अस्थाई हो, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता ही चला जाए। तो यहाँ भी वही हुआ। 8 लोग थे, आठों के आंखों का रंग ब्राउन था, और उनके संतान के आंखों का रंग भी ब्राउन ही था। तो पहले 8 लोग थे, तो 16 एलील, और अब 16 लोग हो गए, तो 32 एलील हो गए। 32 एलील हो गए, और वो भी बिना बदले हुए गए हैं। आगे देखिए, उन एलीलों के कुल योग की बारंबारता क्या होती है? सदैव एक होता है। यदि उन एलीलों का योग लिया जाए, ठीक है, आगे एक फॉर्मूला भी है उसके अनुसार, तो यदि उन एलीलों, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत के अनुसार बताइए कि एक आबादी के एलीलों के कुल योग कितने होते हैं? कितने होते हैं? हमेशा एक होते हैं। जितने भी जीव है ना उस आबादी में, उनके सभी लक्षणों का अगर जीन एलीलों का काउंटिंग करें, तो टोटल आ जाता है एक। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। हार्डी वेनबर्ग ने एलील के युग्म को कैपिटल ए और स्मॉल ए से दिखाया, जिसमें ए प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन स्मॉल ए। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ आपको दिख रहे हैं, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। तो एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए 2 एलील हैं,
इसमें से एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है। ठीक है, अब मान लो कि कैपिटल ए को आप पी मान लीजिए, कैपिटल ए को पी मान लीजिए और स्मॉल ए को क्यू मान लीजिए। तो हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत के अनुसार ये फॉर्मूला आता है P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1। अभी मैंने आपको क्या बताया, एलीलों के कुल योगों की बारंबारता हमेशा कितनी होती है, जितने भी एलील है अगर उनका काउंटिंग किया जाए तो कितना हो जाता है, एक हो जाता है। ठीक है, तो P यानी एक एलील, Q मतलब दूसरा एलील, और दोनों की बारंबारता को काउंट किया जाए तो हमेशा एक आता है। और इसको हम लोग एक फॉर्मूला पे फिट कर सकते हैं, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर। बचपन में आपने पढ़ा होगा P प्लस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे ये P स्क्वायर क्या है, P स्क्वायर और Q स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर स्क्वायर है, P स्क्वायर Q स्क्वायर को हम लोग कहते हैं समयुग्मजी, और जो बीच में 2PQ है इसको हम लोग कहते हैं विषम युग्मजी। ठीक है, अब देखो, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो आपको बताया, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई बात कि एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए कितने एलील होते हैं, 2 एलील होते हैं। और जिस आबादी की मैं आपको एग्जाम्पल दिया था उसमें कितने जीव थे, 8, तो कितने एलील हो जाएंगे, 16। फिर उनके संतान एक एक उत्पन्न हुए तो कितने हो गए, 16 दूना 32 एलील हो गए। और वो 32 क्या थे, सेम थे, कि उनके जीन पूल भी क्या होंगे, सेम ही होंगे, उनके जीन पूल भी सेम होंगे। और जिस फॉर्मूला के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो यही फॉर्मूला है, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 1 क्या दर्शा रहा है, 1 एलीलों की बारंबारता का कुल योग है। जितने भी हमारे शरीर में लक्षण है ना, उन सभी के लिए जो एलील्स होते हैं अगर उन सबका परसेंटेज निकाला जाए तो टोटल 1 आएगा। ठीक है, तो यही था हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत। यहाँ पे कुछ हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत की विशेषताएं हैं। मैं अगर टेलीग्राम पे, अगर क्या मैं डालूंगा ही अपने टेलीग्राम हैंडल पे, मैं इस लेक्चर का PDF डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक हैं उत्परिवर्तन। प्रभावित का मतलब क्या हुआ, हार्डी वेनबर्ग तो ये कहा है ना कि एलील अगर सेम हो, पेरेंट्स का एलील और बच्चों का एलील अगर सेम हो तो जीन पूल सेम होगा, यानी कि कोई विकास हुआ ही नहीं। अगर अलग अलग एलील होता तब माना जाता है कि हाँ विकास हुआ है। इट मीन्स कि हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत नॉन एवोल्यूशनरी चीज़ों को बताता है, अविकासीय चीज़ों को बताता है, जिसमें विकास नहीं हुआ वो बताता है। लेकिन हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित कौन कर सकता है, हार्डी वेनबर्ग संतुलन को प्रभावित कौन कर सकता है, कब ऐसा होगा कि एलील अलग अलग हो जाएंगे, माता पिता के एलील और बच्चों के एलील कब अलग अलग हो सकता है। पहली चीज़ है उत्परिवर्तन, सेकंड है जीन प्रवासन, थर्ड है जीन अपवहन, चौथा है जीन संयोजन, और पांचवा है प्राकृतिक चयन। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्या होता है ये, अब इन सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि ये सब सारी चीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना पढ़िए और इतना याद रखिए, और अगर कुछ ना समझ में आया हो इसमें तो आप मुझे नीचे कमेंट में आप अपनी परेशानी बता सकते हैं। सो थैंक यू।